नमस्कार, स्टडी आई क्यू एस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, 9 जुलाई यानी कल भारत बंद होने वाला है और 10 ट्रेड यूनियंस, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और उनके एसोसिएट्स ने यह कॉल किया है, भारत बंद का आह्वान किया है। दावा किया जा रहा है कि 25 करोड़ से ज्यादा कामगार इसमें हिस्सा लेंगे और पूरे भारत को ठप करेंगे। हमें इस खबर में देखना है कि भाई ये आयोजन क्यों किया जा रहा है, स्ट्राइक क्यों किया जा रहा है, क्या क्या डिमांड्स रही हैं, सरकार पर क्या आरोप लगे हैं, और इसके बाद हम देखेंगे एक पार्ट में कि भारत में ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है, उसे भी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, खबर अभी के लिए तो यही है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और उनके सहयोगियों के फोरम ने भारत बंद बुलाया है और दावा किया जा रहा है कि 25 करोड़ से ज्यादा कामगार शामिल होंगे। कौन कौन से सेक्टर इसमें इंपैक्ट में आएंगे, प्रभावित होंगे? कहा जा रहा है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विस, कोल माइनिंग, हाईवे कंस्ट्रक्शन, ये सब प्रभावित होगा। हालांकि रेलवे को लेकर अभी तक कोई कहीं भी बात नहीं की गई है कि रेलवे को प्रभावित किया जाएगा या नहीं, लेकिन हर स्ट्राइक में रेलवे प्रभावित होता है, तो देखने वाली बात होगी कि रेलवे पर कितना इंपैक्ट पड़ता है। सरकार पर सवाल है कि आरोप क्या क्या हैं। देखिए, एक आरोप तो यह है कि जो वार्षिक श्रम सम्मेलन हुआ करता था, 2015 में अंतिम बार हुआ था, वो पिछले 10 साल से उसका आयोजन नहीं हुआ है। तो सरकार पर इन ट्रेड यूनियंस का आरोप है कि बिना वार्षिक श्रम सम्मेलन के और बिना इसकी सहमति या इससे कंसल्ट किए बगैर लेबर कोड्स ले आए गए 4, लेकिन जो श्रम सम्मेलन होता था उससे इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई। तो यह एक बड़ा आरोप है। दूसरा, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का आरोप है सरकार के ऊपर इन ट्रेड यूनियंस का। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको फेवर करने का आरोप है। इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं, लंबी फेहरिस्त है। 4 नए लेबर कोड्स के जरिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को कमजोर किया गया, यह भी आरोप है। और 4 नए लेबर कोड्स की समीक्षा करके उनमें बदलाव करने की डिमांड भी लंबे समय से रही है। आर्थिक नीतियों की वजह से सरकार की बेरोजगारी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत नागरिक सुविधाओं में कटौती की गई है और असमानता में वृद्धि हुई है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। ये सारे आरोप सरकार के ऊपर हैं इन ट्रेड यूनियंस के। सरकारी सेवाओं के निजीकरण करने की नीति के विरोध में ये स्ट्राइक बुलाया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराने की पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है। युवाओं की रेगुलर भर्ती की जगह सरकार रेलवे, स्टील सेक्टर, टीचिंग में रिटायर्ड लोगों की भर्ती कर रही है ताकि परमानेंट सेटलमेंट ना करना पड़े, परमानेंट नौकरी ना देनी पड़े। ठीक है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह की डिमांड्स भी की जा रही हैं कि इनको ठीक कीजिए। मांग क्या रही हैं, अगर थोड़ा समराइज करें तो देखिए, एक तो मैंने बताया कि आईएलसी की बैठक 2015 में लास्ट हुई थी और आईएलसी से बिना किसी बातचीत के ही लेबर कोड्स में ले आए गए, उसमें बदलाव भी किए गए, जो भी संशोधन भी किए गए तब भी नहीं पूछा गया। 4 नए लेबर कोड्स बनाए गए, उन पर भी नहीं पूछा गया, जबकि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की बैठक में ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए थी। लेबर कोड्स की समीक्षा करने की डिमांड है और बदलाव करने की डिमांड है। किस संदर्भ में? जॉब सिक्योरिटी को लेकर। कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कि ट्रेड यूनियन का एक महत्वपूर्ण काम है कि भाई मजदूरों को, कामगारों को कलेक्टिव बार्गेनिंग की ताकत देता है ट्रेड यूनियन। तो वर्क आवर्स को लेकर, कलेक्टिव बार्गेनिंग को लेकर, सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर समीक्षा कीजिए और बदलाव कीजिए, ये डिमांड रहा है। निजीकरण पर तो बहुत ज्यादा ही विरोध है, खास करके जैसे रेलवे में निजीकरण के बहुत सारे हिंट दिखते हैं या फिर किए जाते हैं तो खूब ज्यादा विरोध होता है। जो सरकारी लोक उपक्रम हैं या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके निजीकरण और उनकी बिक्री पर तुरंत रोक लगाने की डिमांड है। फेयर मिनिमम वेजेस, कहा जा रहा है कि 26,000 कम से कम मिनिमम वेजेस कीजिए, न्यूनतम मजदूरी 26,000 होनी चाहिए और हर 5 साल में इसे रिवाइज भी किया जाना चाहिए, महंगाई के हिसाब से समायोजित करके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जॉब सिक्योरिटी, यानी रोजगार बढ़ाइए, रोजगार का सृजन कीजिए और जॉब सिक्योरिटी दीजिए, जो कि अब लगातार कम होते जा रहा है। और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आइए। इस तरह की डिमांड्स ऑलरेडी बहुत समय से रही हैं इन ट्रेड यूनियंस की और इसी कड़ी में ये हड़ताल किया जा रहा है। अब सवाल है कि भाई हड़ताल में किन सेवाओं के बाधित होने की आशंका है? बैंकिंग सेवा, पोस्टल सेवा, कोल माइनिंग, फैक्ट्री, स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सरकारी दफ्तर और कामकाज। मैंने कहा रेलवे पर अभी कोई आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हर बार यही होता है कि स्ट्राइक में रेलवे पर इंपैक्ट आता है, तो उसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। कल देखना होगा। आगे बढ़ें और देखें कि भाई ट्रेड यूनियन का इतिहास क्या रहा है इंडिया में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। 7 जुलाई को एक बैच शुरू किया गया था यूपीएससी की सिस्टमेटिक तैयारी के लिए, सुबह 8 बजे के इस बैच में अभी 15 जुलाई तक एडमिशन आप ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट
के साथ आपको एडमिशन हो जाएगा। और इस बार तो 9,999 रुपए से प्राइस स्टार्ट है एडमिशन का। प्रतिज्ञा बैच है 2026 के लिए तो है ही, 27 और 28 के लिए भी है। तीनों ही भाषा में है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, तीनों में से किसी में ले सकते हैं। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके उस लैंडिंग पेज पर जाइए, सारे इंफॉर्मेशन को पढ़िए, पीडीएफ को पढ़िए, वहीं अमृत लाइव कोड अप्लाई कीजिए और एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं कि भाई ट्रेड यूनियन का इंडिया में इतिहास क्या रहा है। देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन अपने आप में औद्योगिक क्रांति की देन है। क्यों औद्योगिक क्रांति की देन है? इसलिए क्योंकि फैक्ट्रीज औद्योगिक क्रांति के बाद लगी, और फैक्ट्रीज लगने का मतलब है हजारों की तादाद में श्रमिक उन फैक्ट्रीज में काम करेंगे। दूसरा, श्रमिकों के पास और कोई रास्ता तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हस्तशिल्प तो बर्बाद कर देगा अगर फैक्ट्रीज आ गई, मास प्रोडक्शन होने लगा, छोटे उद्योग और हस्तशिल्प ये सब बर्बाद हो जाएंगे और मास प्रोडक्शन करने वाली मशीनें लग जाएंगी। हजारों फैक्ट्रीज में हजारों श्रमिक काम कर रहे होंगे। तो औद्योगिक क्रांति की देन है ट्रेड यूनियन आंदोलन। जैसे ही हजारों श्रमिक काम करने लगेंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके साथ मानवीय व्यवहार हो, उनके काम के घंटे निर्धारित हों, उन्हें अवकाश मिले, इन सब डिमांड्स को लेकर एक बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर जनरेट करने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत बिल्कुल स्वाभाविक परिणति है। तो औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुआ 1750 से 1850 के बीच ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, और वहां से होते हुए, क्योंकि हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो हमारे पास जल्दी ही पहुंच गया 1850 आते आते तक। इंडिया में अगर बात करें तो पहला ज्ञात ट्रेड यूनियन था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 का, जो एनएम लोखंडे साहब ने एस्टैब्लिश किया था। तो यह फैक्ट है जिसको आप याद रखिए, पहला ज्ञात था। लेकिन ध्यान रखिए, यह संगठित तौर पर ट्रेड यूनियन इसको नहीं कह सकते हैं। ट्रेड यूनियन के जरिए हालांकि यह हुआ कि वर्कर्स को मजदूरी और वर्किंग कंडीशंस बेटर बनाने के लिए एक बार्गेनिंग पावर तो मिल गई। लेकिन अगर हम कहें पहला ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन इंडिया में कब आया, तो पहला ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहला संगठित ट्रेड यूनियन था मद्रास लेबर यूनियन 1918 का, जो कि बीपी वाडिया द्वारा स्थापित किया गया था। ये एनी बेसेंट के काफी अच्छे सहयोगी थे और खुद भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इसके बाद एक नाम आता है महात्मा गांधी का, जिसमें बहुत ही अहम योगदान है मजदूर महाजन संघ 1920 का। यह अहमदाबाद में एस्टैब्लिश किया गया था और महात्मा गांधी की ही विचारधारा पर यह मजदूर संघ आगे बढ़ रहा था। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। जैसा मैंने बताया कि भाई 1918 में मद्रास लेबर यूनियन बनाया गया, तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक का यह टेन्योर था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, यह 1920 में एस्टैब्लिश हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर गठित पहला केंद्रीय ट्रेड यूनियन था। ध्यान रखिए, अभी तक हमने पढ़ा बॉम्बे में एक ट्रेड यूनियन, हालांकि यह ट्रेड यूनियन भी बॉम्बे में ही एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसका दायरा बड़ा था, यह पूरे देश को कवर कर रहा था। जबकि हमने पढ़ा लोखंडे साहब ने जो किया वो बॉम्बे में किया, फिर मद्रास में एक ट्रेड यूनियन आया जो कि औपचारिक तौर पर पहला संगठित ट्रेड यूनियन था। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें, नेशनल लेवल पर बात करें, तो एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन पहला जो था वो AITUC था, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ध्यान दीजिए, इसी में स्प्लिट होते होते कई सारे, बाद में आजादी के बाद तक कई सारे ट्रेड यूनियन बने। 1929 में एक स्प्लिट हुआ जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद एक और स्प्लिट हुआ। इस तरह से करते करते इसी से जितने ट्रेड यूनियंस बने सब इसी से स्प्लिट हो के बने। वर्किंग क्लास के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए यह ट्रेड यूनियन शुरू किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो लाला लाजपत राय की थी। इनफैक्ट लाला लाजपत राय पहले इसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है, और बॉम्बे में इसको गठित किया गया था। इसमें तिलक की भी भूमिका थी। इसमें जितने उस समय के बड़े नाम थे, मोतीलाल नेहरू वगैरह, सारे लोग इसमें शामिल थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2019 में एस्टैब्लिश हुआ था, माफ कीजिएगा 1919 में एस्टैब्लिश हुआ था, और 1919 में ये एस्टैब्लिश हुआ। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ। एक पर्पस ये भी था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिनिधित्व के लिए इसका गठन करना जरूरी था। सवाल है कि भाई AITUC के गठन के मकसद क्या क्या थे। देखिए, कामगारों की एकता सुनिश्चित करना एक तो बात है ही, अधिकारों की सुरक्षा की बात करना। एकता सुनिश्चित करना मतलब सबसे पहले तो एकता की पहचान करना। कामगार राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े एक तरीके से सेना थी एक तरीके की, ठीक है। कामगारों को पहले तो यह एहसास दिलाना
कि उनका महत्व क्या है इस राष्ट्रीय आंदोलन में और उनकी एकता को तय करना, ये एक बड़ा टास्क था और स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा था। कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा एआईटीयूसी के गठन का मकसद था। उचित मेहनताना मिलना, काम के घंटे तय हों। भाई 14, 15, 16, 17 घंटे लोग काम कराते थे और उस समय ध्यान रखिए अंग्रेजों का जमाना था, हम उपनिवेश थे, अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे। आज की तरह अधिकारों की बात कोई नहीं करता था। तो काम के घंटे सुनिश्चित करना, काम की सुरक्षित स्थिति तय करना, बाल श्रम पर लगाम लगाना, महिला कामगारों के साथ जबरदस्त अत्याचार किया जाता था उस पर रोक लगाना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ठीक है, सामाजिक आर्थिक समानता तय हो, सुनिश्चित हो, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना, ये सारे मकसद थे जो एआईटीयूसी के गठन के मकसद थे। अब सवाल है कि भाई क्या भारत में ट्रेड यूनियन से जुड़ा कोई कानून है? देखिए अंग्रेजों के जमाने में ही इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 लागू हो गया था और यह लागू हुआ 1 जून 1927 से। अब इसे कहते हैं द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, यानी 1964 में इसमें से इंडियन हटा दिया गया क्योंकि आजादी के बाद अब इंडियन लिखने का कोई मतलब नहीं था, तो द ट्रेड यूनियंस एक्ट हो गया 1926। इस एक्ट में ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट पर डिसीजन तक सारे प्रोविजंस हैं और ये आज भी कारगर है। 2001 में इसमें संशोधन हुआ था, कई बार संशोधन हुआ है इसमें, और जब जब जरूरत पड़ती है संशोधन करके जो उचित प्रोविजंस हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। यह कानून कामगारों और उद्योगपतियों दोनों के लिए गाइडलाइन देता है। तो ध्यान रखिएगा एक बात, ट्रेड यूनियन की जब भी बात होती है वो कामगार और उद्योगपति, यानी जो नौकरी करते हैं, जो काम करते हैं और जो काम प्रोवाइड कराते हैं, दोनों के बात करता है ट्रेड यूनियन। दोनों के लिए ट्रेड यूनियन की व्यवस्था है और कामगारों और उद्योगपति दोनों के लिए यह गाइडलाइन देता है। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियन के अधिकार क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, उनके जो फंड है उसकी उपयोगिता कैसे सुनिश्चित होगी, ये सारे प्रावधान इस एक्ट के हिसाब से चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियंस को हर तरह की सुविधा भी दी गई है और कुछ इस पर नॉर्म्स भी तय किए गए हैं कि भाई ये हर हाल में करना है। जैसे ट्रेड यूनियन सिविल्स और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से संरक्षित है, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से संरक्षित है। क्यों? क्योंकि कामगारों के लिए वैधानिक गतिविधि को यह अंजाम दे सके। जैसे कल ही हड़ताल की जा रही है, हड़ताल उनका राइट है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई पकड़ के जेल में डाल दीजिए और क्रिमिनल केस चला दीजिए। जेल में भी आप देखेंगे अगर हिरासत में भी लिया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए पकड़ा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। तो सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इसको संरक्षित किया गया है। इसी तरह सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इस तरह के जो एक्ट हैं हमारे यहां, उनसे भी इसको बाहर रखा जाता है ट्रेड यूनियन को। एक्ट कहता है कि ट्रेड यूनियन किसे कहेंगे भाई, अस्थायी या स्थायी किसी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो प्राइमरली कामगार और नियोक्ता के बीच, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच रिलेशंस को रेगुलेट करता है। यही परिभाषा दी गई है इस एक्ट में कि ट्रेड यूनियन अस्थायी या स्थायी किसी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो जिसका काम क्या है, कामगार और नियोक्ता के बीच संबंध रेगुलेट करना। विभिन्न राज्यों में जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस होते हैं उनके पास जाकर आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, उनके पास आप 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स की कैपेसिटी अगर है यूनियन की, तो 7 या ज्यादा मेंबर आवेदन कर सकते हैं एक ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, ठीक है। बहुत आसान प्रक्रिया है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो होंगे वो वर्कर्स या नियोक्ता को वार्षिक वैधानिक रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोविजन करते हैं रजिस्ट्रार के पास। यानी आप इस एक्ट में यह प्रोविजन है कि आपने रजिस्टर करा लिया, 7 या उससे अधिक लोग गए, ट्रेड यूनियन रजिस्टर करा लिया। अब ये ट्रेड यूनियन, ये वर्कर्स हो या नियोक्ता हो, दोनों के लिए उन्हें अपनी वैधानिक रिटर्न दाखिल करना होता है एन्युअली, जिसमें आपको बताना होता है आपकी मेंबरशिप के बारे में, कितने लोग ऐड हुए, कितने लोग गए, फंड्स आपके पास कितने आए, आय का स्रोत आपका क्या क्या रहा, कहां कहां से पैसा आया, खर्च के आइटम्स बताइए, खर्च का ब्यौरा दीजिए, संपत्ति आपकी कितनी स्टैब्लिश हुई है अभी तक, संपत्ति पर आपने क्या खर्च किया है, संपत्ति क्या क्या है, देनदारी का विवरण दीजिए। यह सब कुछ आपको रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके बाद लेबर ब्यूरो, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है, यह अलग अलग स्टेट से वार्षिक ब्यौरा हासिल करके और हर स्टेट का कंसोलिडेट करने के बाद, देखिए एक तो हुआ स्टेट के भीतर, स्टेट या यूटी के भीतर यह कंसोलिडेशन हुआ कि भाई यहां से जा रहा है ब्यौरा और स्टेट के लेवल पर कंसोलिडेट हो गया। अब स्टेट से ये सेंटर के लेवल पर गया और सेंटर के लेवल पर कंसोलिडेट हो गया और हर साल ये विवरण प्रकाशित कर दिया जाता है
कि ट्रेड यूनियंस की रिपोर्ट क्या है। तो इस तरह से पूरा ट्रेड यूनियन सिस्टम काम करता है। चलिए अब अंत में क्वेश्चन देख लेते हैं। डेली क्विज 27, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, भारतीय मजदूर संघ BMS, हिंद मजदूर सभा HMS या फिर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ट्रेड यूनियंस का यह हड़ताल कितना जायज है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।